वेलकम टू एग्जाम सहपाठी। आप देख रहे हैं डेली घटना चक्र समसामयिकी की सीरीज 51। ठीक है, मेरा नाम है अतुल सिंह और हम लोग इस सीरीज में करते हैं करंट अफेयर्स और जीके का रिवीजन। तो अगर आप यहाँ पे पहली बार आए हैं तो यूट्यूब पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे हमें फॉलो भी कर सकते हैं एग्जाम सहपाठी सर्च करके। ओके, तो सबसे पहले हम लोग करंट अफेयर्स और जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस का रिवीजन देखेंगे। ठीक है, अस्पृश्यता का उन्मूलन संविधान के किस भाग में दिया है? आपने हमेशा से पढ़ा होगा कि अस्पृश्यता का उन्मूलन किसमें है, अनुच्छेद 17 में है। ठीक है ना, लेकिन अनुच्छेद 17 आपके किस भाग में है? तो ये मौलिक अधिकार होते हैं आपके भाग 3 में। ठीक, तो आप याद रखना कि आपसे भाग भी पूछा जा सकता है, तो आप ये भाग 3 याद रखेंगे मौलिक अधिकारों से संबंधित। एलांग वॉक टू फ्रीडम किसकी पुस्तक है? तो एलांग वॉक टू फ्रीडम ये नेल्सन मंडेला की पुस्तक है। ओके, नेल्सन मंडेला की पुस्तक है एलांग वॉक टू फ्रीडम। अब हम लोग जो नए आपके मुख्यमंत्री बने हैं और उन राज्यों के राज्यपाल, क्योंकि आपको मुख्यमंत्री को शपथ राज्यपाल ही दिलाते हैं, वो सब देखेंगे। तो उत्तराखंड में कुल 70 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुए थे, जिसके मुख्यमंत्री चुने गए हैं कौन? पुष्कर सिंह धामी। और यहाँ के जो राज्यपाल हैं जिन्होंने इन्हें शपथ दिलाई है, उनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। ओके, अगला है आपका पंजाब, जहां पे 117 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुए हैं और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? भगवंत मान। और इनको किसने शपथ दिलाई है? तो वहाँ के राज्यपाल कौन है पंजाब के? बनवारी लाल पुरोहित। नेक्स्ट हमारा गोवा विधानसभा सीट। तो गोवा विधानसभा सीट में 40 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुए हैं, जिनमें मुख्यमंत्री कौन बनाए गए हैं? प्रमोद सावंत। ठीक है, और राज्यपाल जो है कौन थे वहाँ के? गोवा के PS श्रीधरन पिल्लई। इन्होंने जो है प्रमोद सावंत को शपथ दिलाई। मणिपुर में कुल 60 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुए थे और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन बनाए गए हैं? N बीरेन सिंह। और यहाँ के जो राज्यपाल हैं उनका नाम है ला गणेशन। ठीक है ना, तो ये जो है आपके मणिपुर के हो गए। अगला आपका उत्तर प्रदेश है। तो उत्तर प्रदेश में कुल 403 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुए। तो देखिए, जो जो आपके विधानसभा सीटों पर जो चुनाव हुए हैं उनके आप सीटें जरूर याद रखेंगे। ठीक है ना, मुख्यमंत्री जो है कौन है? तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। और राज्यपाल कौन है? तो राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। ओके, उत्तर प्रदेश में। ब्रांड इंडिया पॉलिसी का क्या उद्देश्य है? तो ब्रांड इंडिया पॉलिसी का उद्देश्य है कि भारत में बनी वस्तुओं को, निर्यात को बढ़ाना। ठीक है, दूसरे देशों में भेजना। निर्यात का मतलब है कि जो है आपकी, जब भारत की जो चीज़ें हैं उसको दूसरे देशों में जब आप भेजते हो तो वो आपका क्या होता है? इसी को आप निर्यात कहते हो। जब दूसरे देशों से आप भारत में मंगाते हो तो उसको क्या कहते हो? उसको आप आयात कहते हो। ओके ना। अब देखिए, वित्त वर्ष 2021-22 में भारत से वस्तुओं का निर्यात कितने बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है? तो पहली बार ये 400.8 बिलियन डॉलर को पार कर गया है, 400 बिलियन डॉलर को। ठीक है ना, तो प्रथम बार जो है भारत से निर्यात जो है 400 बिलियन डॉलर का हुआ है। तो ये आप याद रखेंगे किस वर्ष में? वित्त वर्ष 2021-22 में। भारत से सर्वाधिक निर्यात किस देश को किया गया? यानी कि भारत ने अपना सामान जो है सबसे ज़्यादा किस देश में भेजा है? तो भेजा है कहाँ पे? USA, यानी कि अमेरिका, ठीक है ना, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अगला है, भारत का व्यापार घाटा सर्वाधिक किस देश के साथ है? तो भारत का व्यापार घाटा जो है, यानी कि वहाँ से ज़्यादा चीज़ें मंगाई हैं लेकिन कम चीज़ें भेजी हैं, तो आपको क्या होगा? घाटा होगा। ज़्यादा चीज़ें आप मंगाओगे लेकिन कम चीज़ें दूसरे देश में भेजोगे तो आपको घाटा होगा। तो चीन के साथ जो है भारत का व्यापार घाटा सबसे अधिक है। चीन चीन से सबसे ज़्यादा चीज़ें भारत में मंगाई गई हैं, लेकिन चीन में जो है कम चीज़ें भेजी गई हैं। ओके, फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो फीफा, आपको पता है कि फीफा जो है ये फुटबॉल से संबंधित संस्था है। ठीक है ना, तो फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन किया जाएगा कतर, दोहा में। ओके, और IPL 2022 का टाइटल स्पॉन्सर कौन है? तो IPL जो इस बार हो रहा है, अभी स्टार्ट हो गया है, तो इसका जो टाइटल स्पॉन्सर है वो है आपका टाटा। आप लोग देख रहे होंगे टाटा IPL के नाम से इसको। ओके, तो टाटा IPL 2022 का ऑफिशियल पार्टनर कौन चुना गया है? तो देखिए, जो टाइटल स्पॉन्सर होता है वो अलग होता है। ठीक, तो टाइटल स्पॉन्सर यानी कि टाइटल के साथ, IPL के साथ उसका नाम लिया जाएगा, बोला जाएगा उसको टाटा IPL। ठीक है ना, तो ये टाइटल स्पॉन्सर हो गया। उसके बाद आपका ऑफिशियल पार्टनर कौन हो गया? तो ऑफिशियल पार्टनर जिसका बनाया गया है रुपे। रुपे आपका, वो आपका कार्ड होता है जो, ठीक है ना, जो ATM कार्ड होता है, आपने देखा होगा, वो रुपे रुपे अब जारी करता है। वीज़ा, मास्टर कार्ड, इसी तरह से एक कंपनी आपकी जो है बन गई है, कौन सी? रुपे आपके इंडिया की है। ठीक है ना, तो टाटा IPL 2022 का जो ऑफिशियल पार्टनर है उसका नाम है रुपे। और टाइटल स्पॉन्सर कौन है? तो टाइटल स्पॉन्सर है आपका टाटा। शीतकालीन ओलंपिक 2022 अभी हाल ही में हुए थे। ठीक है ना, इसका आयोजन कहाँ पे किया गया था? तो आयोजन बीजिंग में हुआ था। और ये किस देश में है? तो चाइना में है। ठीक है, और पदक तालिका में पहले स्थान पे जो है कौन था इसमें शीतकालीन ओलंपिक में? तो नॉर्वे ने जो है सबसे अधिक पदक जीते हैं।
और आपका शुभंकर कौन है? तो शुभंकर शुभंकर जो है शीतकालीन ओलंपिक 2022 का बिंग ड्वेन ड्वेन था। ओके। आईसीसी महिला विश्व कप का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? तो आईसीसी महिला विश्व कप का आयोजन किया जा रहा है न्यूजीलैंड में। और राष्ट्रमंडल खेल यानी कि जो कॉमनवेल्थ गेम है, ये आईसीसी महिला विश्व कप इस समय वर्तमान में हो रहा है, यानी कि महिला का जो क्रिकेट विश्व कप है ये वर्तमान में चल रहा है। कहाँ पे? न्यूजीलैंड में। राष्ट्रमंडल खेल, जिसको आप क्या जानते हो कॉमनवेल्थ गेम्स के नाम से, इसका आयोजन कहाँ पर किया जाएगा 2022 में? तो कॉमनवेल्थ गेम 2022 का आयोजन किया जाएगा बर्मिंघम में। ठीक है, बर्मिंघम। अगला है हमारा रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, जिसको आप बोलते हो क्या? डीआरडीओ। तो आपका डीआरडीओ में जो है इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी आपका 1 जनवरी 1958 को। डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ पे है? तो डीआरडीओ का मुख्यालय है दिल्ली में। वर्तमान में डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है? तो इनका नाम है सतीश रेड्डी। और ध्येय वाक्य ये भी आपसे पूछा जाता है, याद रखना कि डीआरडीओ का ध्येय वाक्य यानी कि रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन का ध्येय वाक्य क्या है? बलश्यम मूलम विज्ञानम। ठीक है, तो बलश्यम मूलम विज्ञानम ये जो है डीआरडीओ का ध्येय वाक्य है। भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ पर स्थापित की जाएगी? तो पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ पर स्थापित होगी? तो ये स्थापित की जाएगी लखनऊ में। ठीक है। इकाना स्टेडियम कहाँ पे है? तो इकाना स्टेडियम में अभी हाल ही में योगी आदित्यनाथ ने क्या लिया है? तो वहाँ पे लिया है अपना शपथ। ठीक है ना, तो ये कहाँ पे स्थित है? लखनऊ में। ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र की स्थापना कहाँ पर किया गया है? तो ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र का स्थापना जो है ये आपका कहाँ पे किया गया है? तो ये भी आपका लखनऊ में किया गया। तो याद रखना ये तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं उत्तर प्रदेश से संबंधित। इसके अलावा जो है उत्तर प्रदेश में आपकी विधानसभा सीटें अभी आपको कुछ देर पहले बताई गई कितनी हैं? 403। ठीक है ना। और विधान परिषद सीट कितनी है? तो विधान परिषद सीट आपकी 100 है। विधान परिषद के जो है चुनाव होने वाले हैं। ओके। लोकसभा सीटें जो है, लोकसभा सीट जो है उत्तर प्रदेश में कितनी है? 80 सीटें हैं। और राज्यसभा सीटें कितनी हैं उत्तर प्रदेश से? तो 31 सीटें हैं। ये क्वेश्चंस हमेशा आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है ना। और ये जो है सभी राज्यों से सबसे ज़्यादा सीटें कहाँ पे हैं? ये आपके उत्तर प्रदेश में ही हैं। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी, उनका नाम था सुचेता कृपलानी। ये उत्तर प्रदेश की ही नहीं, भारत की भी जो है किसी राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। और ये आपका जो आपका गवर्नर है, ये भी आपकी भारत के किसी भी राज्य में सबसे पहली जो गवर्नर बनी थी महिला गवर्नर, उनका नाम था सरोजनी नायडू। ये उत्तर प्रदेश की पहली महिला गवर्नर थी। ओके। लाल किले का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो जो लाल किला है ये शाहजहां के द्वारा बनवाया गया है। ठीक है, यानी कि दिल्ली का लाल किला की बात हो रही है। दिल्ली का लाल किला किसके द्वारा बनवाया गया? शाहजहां के द्वारा। आगरे का लाल किला किसके द्वारा बनवाया गया है? ये आप कमेंट करके बताना कि आगरे में जो आपका लाल किला है वो किसके द्वारा बनाया गया है। लाल किला को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में कब शामिल किया गया? तो लाल किला जो है इसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया 2007 में। ओके। तो 2007 में जो है लाल किला को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया है। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में कितने भारतीय स्थल शामिल हैं? तो वर्तमान में जो भारतीय स्थल हो गए हैं कितने हो गए हैं? 40 हो गए हैं। 40वां जो है स्थल कौन सा है ये आप बताना। ठीक है, तो 40वां जो स्थल शामिल किया गया है अभी हाल ही में यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में, ये कौन सा है? उसका नाम आप लोग बताएंगे, कल आपको बताया गया था। यूनेस्को की अमूर्त धरोहर सूची में नवीनतम शामिल भारतीय धरोहर क्या है? तो अमूर्त धरोहर की बात हो रही है। इंटेंजिबल जो है आपका, जो आपकी धरोहर है वो है आपकी दुर्गा पूजा। ठीक है ना, तो जो आपकी नवीनतम इंटेंजिबल आपका धरोहर शामिल की गई है, ठीक है, इंटेंजिबल हेरिटेज, वो आपका दुर्गा पूजा है। भारत के कितने शहर यूनेस्को की विश्व विरासत में शामिल हैं? तो शहर कितने शामिल हैं? तो शहर आपके 2 शामिल हैं। पहला आपका अहमदाबाद शामिल किया गया था 2017 में। ठीक है ना। और आपका उसके बाद शामिल किया गया था जयपुर, कब? 2019 में। ठीक है ना, तो 2019 में आपका जयपुर शामिल किया गया, 2017 में अहमदाबाद शामिल किया गया था। तो 2 शहर यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में हैं। भारत की 39वीं विश्व विरासत स्थल जिसका नाम क्या है? रामप्पा मंदिर। ठीक है, तो रामप्पा टेम्पल था ये किस राज्य में स्थित है? तो रामप्पा टेम्पल आपके तेलंगाना में है। ठीक है, और ये 39वीं विश्व विरासत स्थल है। और आपको बताया गया कि कितनी है? कुल 40 है। तो आपको 40वां कौन है वो आपको बताना है। ये क्वेश्चन भी आपका पूछा गया। अगर आपने अभी तक इन आंसर ना दिया हो तो आप प्लीज़ जो है कमेंट जरूर कर दीजिए। वर्तमान में भारत में कितने रामसर साइट्स हैं? तो वर्तमान में जो भारत में रामसर साइट हैं वो कितने हैं? तो 49 रामसर साइट हैं। ठीक है, वर्तमान में 49 रामसर साइट हैं। और नवीनतम रामसर साइट अगर किसी को पता हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ओके।
रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का अध्यक्ष किसको बनाया गया है? तो अभी हाल ही में रिजर्व बैंक इनोवेशन हब की स्थापना की गई है, ठीक है, और इसका अध्यक्ष बनाया गया है किसको? गोपाला स्वामी को। ओके, याद रखना, रिजर्व बैंक इनोवेशन हब की बात हो रही है, रिजर्व बैंक के अध्यक्ष की बात नहीं हो रही है। रिजर्व बैंक के जो गवर्नर हैं वो तो आपके शक्तिकांत दास ही हैं, ठीक है ना। ये इनोवेशन हब का अध्यक्ष बनाया गया गोपाला स्वामी को। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में थोड़ी सी जानकारी देख लेते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो स्थापना हुई थी ये यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर, यानी कि इसी को शाही आयोग भी कहते हैं, इसकी सिफारिश पर इसकी स्थापना हुई थी। और किस अधिनियम के द्वारा? तो याद रखना कि 1934 के अधिनियम के द्वारा। जब आपसे अधिनियम पूछा जाएगा तो आप 1934 का अधिनियम देंगे, और जब आपसे पूछा जाएगा स्थापना कब हुई थी, तो 1 अप्रैल 1935 को स्थापना हुई थी, ठीक है ना। 1 अप्रैल 1935 को स्थापना हुई थी और 1934 के अधिनियम के द्वारा जो है ये स्थापित किया गया था। इसका पूर्व मुख्यालय कहाँ पे था? तो कोलकाता में था। पहले इसका मुख्यालय कोलकाता में था, अब इसका वर्तमान मुख्यालय कहाँ है? तो वो मुंबई में स्थित है, याद रखना, ठीक है। पहले जो है आरबीआई का मुख्यालय कोलकाता में था, लेकिन वर्तमान में इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो मुंबई में स्थित है। पहले गवर्नर कौन थे? तो पहले गवर्नर थे सर ऑसबॉर्न स्मिथ, ठीक है ना। और प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? तो उनका नाम था सीडी देशमुख। ये दोनों भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रथम गवर्नर अगर पूछ लिया जाए तो सर ऑसबॉर्न स्मिथ, और अगर प्रथम भारतीय गवर्नर पूछा जाए तो आपका सीडी देशमुख थे। और वर्तमान में जो 25वें गवर्नर हैं उनका नाम क्या है? शक्तिकांत दास। यानी कि यह करंट का क्वेश्चन हो गया कि वर्तमान में जो है आरबीआई के गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास। और इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था ये आपको बताना है, ठीक है। स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई। राष्ट्रीयकरण जो है आरबीआई का कब किया गया ये आप लोग बताएंगे कमेंट करके। ओके। मौद्रिक नीति समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो मौद्रिक नीति समिति का अध्यक्ष भी आरबीआई के गवर्नर को ही बनाया जाता है, ठीक है। तो वर्तमान में जो है मौद्रिक नीति समिति का अध्यक्ष कौन है? अगर आपको पता है तो आप बताएं, ठीक, क्योंकि आरबीआई गवर्नर ही आपका मौद्रिक नीति समिति का अध्यक्ष होता है। ओवरड्राफ्ट पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ओवरड्राफ्ट पुस्तक इंपॉर्टेंट पुस्तक है, ये है उर्जित पटेल के द्वारा लिखी गई है। और एक क्वेश्चन आपसे एग्जाम में ये पूछा जाता है कि जब डीमोनेटाइजेशन हुआ था तो उस समय जो है भारत के आरबीआई के गवर्नर कौन थे? यानी कि आरबीआई के गवर्नर डीमोनेटाइजेशन के समय कौन थे? तो वो भी आपके उर्जित पटेल ही थे। ओके, उर्जित पटेल ही थे। समान नागरिक संहिता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो ये समान नागरिक संहिता यानी कि आपका यूसीसी की बात हो रही है, यूनिफॉर्म सिविल कोड की, यानी कि सभी के लिए समान कानून, ठीक है। तो ये अनुच्छेद आपके 44 में है, ठीक, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। वर्तमान में समान नागरिक संहिता किस एकमात्र राज्य में लागू है? तो कौन से एकमात्र राज्य में लागू है? तो ये लागू है गोवा में, ठीक है। तो गोवा में लागू है वर्तमान में समान नागरिक संहिता। नेक्स्ट हमारा है, गोवा को पुर्तगालियों से कब आज़ाद कराया गया था? तो गोवा को पुर्तगालियों से आज़ाद कराया गया था 1961 में। और भारतीय सेना ने इसके लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया था? तो ऑपरेशन विजय उसका नाम था, ठीक है। ऑपरेशन विजय नाम था 1961 में। गोवा को पुर्तगालियों से आज़ाद कराया गया। गोवा को एक पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया था? तो गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा किया गया 1987 में। 1961 में उसको आज़ाद करा के केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, फिर 1987 में इसको एक पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। न्यूनतम क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? तो भारत का जो न्यूनतम क्षेत्रफल वाला राज्य है वो भी आपका कौन है? गोवा, ठीक है ना। और न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा होगा, यानी कि सबसे कम जनसंख्या किस राज्य में है 2011 की जनगणना के अनुसार? ये आप कमेंट करके बताना। क्षेत्रफल तो मैंने बता दिया। भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य कौन सा है? तो रेबीज मुक्त राज्य भी आपका गोवा है। और इसके अलावा भारत का प्रथम हर घर जल वाला राज्य कौन सा है? तो प्रथम हर घर जल वाला राज्य भी कौन है? गोवा ही है, ठीक है। किंजल और जिरकान किस देश की हाइपरसोनिक मिसाइल हैं? तो किंजल का जो है अभी हाल ही में परीक्षण किया था, ठीक है ना। वो उसको जो है दागा था किस पर? यूक्रेन पे, रूस ने। और जिरकान भी जो है किस देश की हाइपरसोनिक मिसाइल है? तो ये रूस की हाइपरसोनिक मिसाइल है। अगला, नस्लीय भेदभाव उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 21 मार्च को, ठीक है। नस्लीय भेदभाव का उन्मूलन दिवस। और विश्व वन्य जीव दिवस इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, 3 मार्च को। विश्व राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस आपका 16 मार्च को मनाया जाता है। विश्व उपभोक्ता दिवस होता है कब? ये होता है आपके 15 मार्च को। और नौसेना दिवस यानी कि नेवी डे कब मनाया जाता है? तो नेवी डे मनाया जाता है आपका 4 दिसंबर को। अगर आपको पता हो आर्मी डे और एयरफोर्स डे कब मनाया जाता है तो आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। अगला हम देखेंगे 26 मार्च के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स।
नीति आयोग के द्वारा जारी निर्यात तत्परता सूचकांक 2021, ठीक है ना। तो इंपॉर्टेंट है, जब आपका इंडिया में ही कोई भी सूचकांक जारी होता है तो आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना ज़्यादा होती है, ठीक है। तो नीति आयोग ने जारी किया है निर्यात तत्परता सूचकांक 2021, और इसमें किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो गुजरात इसमें पहले स्थान पे है और महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर है। तो दोनों आप याद रखेंगे, पहले स्थान पे निर्यात तत्परता सूचकांक में पहले स्थान पे कौन है? गुजरात, और दूसरे स्थान पे महाराष्ट्र। अभी आपको बताया गया था निर्यात का मतलब अपने चीजें जो है दूसरे देशों में भेजना क्या होता है? आपका निर्यात कहलाता है, ठीक है ना। किस भारतीय कंपनी को फीफा विश्व कप 2022 के लिए आधिकारिक स्पॉन्सर चुना गया है? तो आधिकारिक स्पॉन्सर जो है चुना गया है किसे? तो ये चुना गया है बायजूस कंपनी को। अभी आपको आईपीएल के लिए बताया था, आईपीएल के लिए कौन था? टाटा आईपीएल, ठीक है ना। और फीफा विश्व कप 2022 कतर दोहा में आयोजित होगा, इसके लिए आधिकारिक स्पॉन्सर कौन चुना गया? तो इसके लिए आधिकारिक स्पॉन्सर चुना गया है आपका बायजूस, ठीक है ना। बायजूस का नाम आप लोगों ने सुना ही होगा। 25 मार्च 2022 को उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पद के तौर पर किन दो लोगों ने शपथ ली है? तो यहाँ पे उप मुख्यमंत्री की बात हो रही है। मुख्यमंत्री के बारे में भी आपको ऊपर बताया गया, योगी आदित्यनाथ बने हैं, आनंदीबेन पटेल ने उनको क्या दिलवाया है? शपथ दिलवाया है, ठीक है। तो उप मुख्यमंत्री के तौर पर किन दो लोगों ने शपथ ली? तो उप मुख्यमंत्री पहले भी ये थे, केशव प्रसाद मौर्य, ठीक है। ये वर्तमान में जो है चुनाव हार गए थे सिराथू सीट से, उसके बावजूद भी जो है इनको उप मुख्यमंत्री के पद पर जो है बनाया गया है उप मुख्यमंत्री। इसके अलावा जो है ब्रजेश पाठक, ये आपका नया नाम है क्योंकि इसके पहले दिनेश शर्मा थे, लेकिन अब ब्रजेश पाठक जो हैं और केशव प्रसाद मौर्य, ये दोनों आपके उप मुख्यमंत्री होंगे। बल्कि मुख्यमंत्री आपके कौन है? तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं ही। 25 मार्च 2022 को किसने लाल किला महोत्सव भारत भाग्य विधाता का उद्घाटन किया? तो भारत भाग्य विधाता नाम से लाल किला महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है भारत की संस्कृतियों को दिखाने के लिए, ठीक है ना। तो भारत भाग्य विधाता का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? तो ये किया गया किसके द्वारा? तो स्मृति ईरानी के द्वारा। और कहाँ पे? लाल किला में हो रहा है ये, ठीक है ना। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने किसे समुद्री इंजीनियरिंग के क्षेत्र में उत्कृष्टता केंद्र के रूप में मान्यता की दी है? तो समुद्री इंजीनियरिंग के क्षेत्र में उत्कृष्टता केंद्र जिसको घोषित किया गया है वो किया गया है किसको? आईएनएस शिवाजी को, ठीक है ना। तो आईएनएस शिवाजी को समुद्री इंजीनियरिंग के क्षेत्र में उत्कृष्टता केंद्र घोषित किया गया है, किसके द्वारा? कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा। ओके, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहां पर रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का उद्घाटन किया है? तो रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का उद्घाटन किया गया है बेंगलुरु में। और अभी आपको बताया गया रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के अध्यक्ष किसको बनाया गया है? तो वो बनाया गया है गोपाला स्वामी को। ओके, गोपाला स्वामी को रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का अध्यक्ष बनाया गया। और ये इसके वर्तमान में जो आपके इसकी स्थापना कहाँ पे की गई रिजर्व बैंक इनोवेशन हब की? तो बेंगलुरु में की गई है। किस राज्य ने समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाई है? तो उत्तराखंड में अभी ये नई सरकार बनी है और वहाँ पे जो है सभी के लिए समान कानून बनाने के लिए, समान नागरिक संहिता के लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाई गई है, ठीक है ना। किस राज्य में? उत्तराखंड में। 23 मार्च 2022 को डीआरडीओ ने कहां पर ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो ये तो किया है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, ठीक है। मार्च 2022 में आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मार्च 2022 में कहां पर जो है सफल परीक्षण किया गया है? तो ये किया गया अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। और ब्रह्मोस किस तरह की मिसाइल है? ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ये सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, ठीक है ना। तो सुपरसोनिक है। ओके। अफ्रीका के काले गैंडे को बचाने के लिए किसने पहला वन्य जीव संरक्षण बांड जारी किया है? तो वन्य जीव संरक्षण बांड की बात हो रही है, किसने जारी किया? तो ये जारी किया है विश्व बैंक ने। और किस लिए जारी किया? अफ्रीका में जो काले गैंडे हैं उनको बचाने के लिए। ओके, तो ये हमारे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स और जो है रिवीजन थे आपके करंट अफेयर्स और जीके के। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। तो आप कमेंट जरूर करके बताएंगे, ठीक है ना। कमेंट आप जरूर कर दिया कीजिए। इसके अलावा आप वीडियो अपने दोस्तों के पास शेयर कर सकते हैं जो भी किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। और वीडियो को आप लाइक कर देंगे क्योंकि वीडियो आपको पसंद आया होगा, तभी आप यहाँ तक देख रहे होंगे। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।